ठीक है? उसको मैं इनकार नहीं कर, लेकिन ये क्लेम करना कि जैसे आपने एक क्लेम किया कि ये प्रूफ हो चुका है कि कोई क्रिएटर है, ये क्लेम आपका है, ये प्रूफ नहीं हुआ है। इसको यही प्रूफ करने के लिए ही तो मैं इतनी देर से एक दिमागी जद्दोजहद कर रहा हूँ कि भाई कोई ये बता दे, इन क्वेश्चंस का जवाब दे दे जो 5W2H हैं, ठीक है? कि व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हू, हाउ एंड हाउ मच, ठीक है? जैसे मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा स्टूडेंट पूछेगा कि साहब ठीक है, आप हिस्ट्री के टीचर हैं, बताइए, ठीक है? कि बादशाह अकबर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है? हाँ, उसके माँ-बाप का क्या नाम था? मुझे उसको मुतमईन करना पड़ेगा, तब वो मानेगा, नहीं तो फिर भले ही मैं उसको चुप करा दूँ या वो मैं उसको बोल दूँ कि नहीं यार ठीक है, हिस्ट्री का न नॉलेज मुझे ऐसा थोड़ी है कि सारी हिस्ट्री मुझे ही पता है, जाओ तुम कहीं और पूछ लो। तो ये फिर मेरे लिए थोड़ा-सा मुसीबत और उस स्टूडेंट के लिए मुसीबत हो जाएगी क्योंकि मैं एक तालिब हूँ, ठीक है? मैं तालिब-ए-इल्म हूँ, ठीक है? तो ये मेरे टीचर की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि उस खालिक को जिसका वो दावा कर रहा है उसको बताए, ठीक है? अगर नहीं बता पा रहा है और वह भी उसी गार्ड को ले रहा है जिस गार्ड को मैं तालिब-ए-इल्म होने के कारण ले रहा हूँ कि मेरे इल्म में कमी है, ठीक है? तो इसका सीधा मतलब है कि वो मैं ये मेरा आरोप है, मुझ बुरा मत मानिए कि मेरा आरोप है कि वह जो है किसी ऐसी चीज़ पे विश्वास कर रहा है जिसको मैं अंधविश्वास कहूँगा, ठीक है? अब रही बात, ठीक है, बाकी चीज़ें आपने बहुत अच्छी बताई हैं, ठीक है? इसमें से बहुत सी चीज़ों को मैं इनकार नहीं करता, लेकिन पूरी तरीके से मैं स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है? अब एक्सपेंशन वाली जहाँ तक बात बताई, आपने बोला को क्रिएशन नहीं, ठीक है, आपका वो आर्गुमेंट है, आपका आर्गुमेंट अपनी जगह ठीक है, सही है। मेरे हिसाब से वो अभी क्रिएशन ही चल रहा है, ठीक है? क्योंकि जिस तरह से आपको अपनी बात कहने का ऑटोनोमस सिस्टम बना दिया तो क्रिएशन ही चलता जाएगा। ऑटोनोमस सिस्टम उस सिस्टम को चलाता है, ना कि एक्सपेंशन करता है, एक्सपेंशन इज़ क्रिएशन, ठीक है? लास्ट बात फिर मैं वही बोलूँगा, ठीक है? सर्कुलर आर्गुमेंट होगा, लास्ट बात वही बोलूँगा कि मेरे छोटे से ज़हन में टाइम और स्पेस के बाद यानी अगर स्थान और समय को हटा लिया जाए, वो उस 15 अरब साल के पहले था क्या? नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आता तो नहीं समझ में आता, ठीक है? जब समझा दिया जाएगा तब मैं समझ लूँगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इसमें मेरे ख्याल से कुल मिला के 3 पॉइंट्स आपने रखे हैं, ये हमारी कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे। नंबर 1 आपने कहा जब प्रूव ही नहीं हुआ, तो आप ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि ये था तो वो टाइम से पहले था? जिस चीज को मैंने सिद्ध किया है वो इस ब्रह्मांड की बिगिनिंग को, आरंभ को सिद्ध किया है। आरंभ जो है, बिगिनिंग जो है, वो किसी कॉज के बगैर नहीं हो सकती। उसी कॉज को हम क्रिएटर मानते हैं, जिसने इसको इनिशिएट किया। जब वो सिद्ध हुआ और साइंस ये मान रही है कि 13.8 बिलियन यानी 14 अरब साल पहले इस यूनिवर्स का ना टाइम था, ना स्पेस था, ना मैटर था, वो कॉज टाइम और स्पेस के बगैर था। ऑब्वियसली ये बात आपको माननी पड़ेगी, या फिर आपको कोई और थ्योरी पेश करनी होगी, फिर उसको सिद्ध करना होगा जो उसके ऑपोजिट थ्योरी पेश कर रहा है, उसको सिद्ध करना होगा उस चीज को। मगर कम से कम यहां तक तो हम मान गए हैं कि ये जो गैलेक्सी हमें, ये यूनिवर्स, गैलेक्सी भी नहीं, मिलियंस गैलेक्सीज तो इस यूनिवर्स से फूटी हैं, तो वो आपको मानना पड़ेगा कि वो इतने बिलियन ईयर्स अगो उनको इनिशिएट किया। जब आप ये मान लेते हैं कि वो कॉज टाइम और स्पेस से पहले ये काम कर चुका है, टाइम और स्पेस को क्रिएट कर चुका है, मैस को, मैटर को क्रिएट कर चुका है, तो इसका मतलब है वो इन चीजों से परे एग्जिस्ट कर रहा था। नंबर 1। नंबर 2, आपने अकबर की बात की, क्योंकि बच्चा मुझसे पूछेगा कि जी उसका जन्म हुआ तो मुझे बताना पड़ेगा। अकबर टाइम और स्पेस के अंदर है, इसलिए उस पर ये चीजें लागू होती हैं। ईश्वर टाइम और स्पेस से परे है, यही तो बात डिस्कस हो रही है। यानी आप जो बंदा टाइम और स्पेस के अंदर ही नहीं है उस बारे में पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पर यह पूछा जाए कि अकबर ने टिम हॉर्टन से कितने बजे कॉफी ली। अब अकबर का देहांत जिस वक्त हुआ है उस वक्त टिम हॉर्टन्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, यह सवाल खुद नलिफाई हो जाएगा। तो ईश्वर समय, काल, पदार्थ, प्रकृति इस सब से परे है। तो यह सवाल पूछना कि उसने कहां बैठकर, किस जगह पर बैठकर, कितने बजे, किस सन में बैठकर बनाया, वरना मुझे पता नहीं चलेगा, तो इसका मतलब यह है कि हम ये जान नहीं पा रहे कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बेसिकली रखा क्या है। जब आपने किसी कॉन्सेप्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना है तो कॉन्सेप्ट को लेकर क्रिटिकल एनालिसिस करना है, कॉन्सेप्ट में अपनी तरफ से बात ऐड नहीं करनी, जो कॉन्सेप्ट है। नंबर 1, इसी चीज में ये चीज जोड़ लें आखिरी बात में, ये याद रखना है, डिटेल्स कभी भी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को निगेट नहीं कर सकती। कॉम्प्लेक्सिटी तो पेश आ सकती है अंडरस्टैंडिंग में, मगर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट निगेट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर देव आईएएस भाई,
के पास कितना ज्ञान है, इनकी उम्र कितनी है, ये कितना खाते हैं, किस समय सोते हैं, कितने बच्चे हैं, ये सारी चीजें अगर हमें इल्म ना हो, क्या देव भाई का अस्तित्व चैलेंज हो जाएगा? क्या निगेट कर दिया जाएगा? नहीं। अगर मुझे ये जानकारी कॉम्प्लेक्स के जरिए पहुंचे, कोई कहे नहीं देव भाई के 2 बच्चे हैं, कोई कहे 1 है, कोई कहे नहीं इतनी उम्र है, कोई कहे शादी हुई है, कोई कहे नहीं हुआ, कोई कहे खाना खाया है, ये खाया, वो खाया। ये वो डिटेल्स हैं जो देव भाई के अस्तित्व को चैलेंज नहीं करती, नंबर 1। इसके बाद आपने एक चीज रखी, मेरे ख्याल से शायद मैं भूल गया हूं, मैं अपनी याद से ही जो रख पा रहा था वो मैं रख रहा था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट था तीसरा पॉइंट मेरे ख्याल से, टाइम और स्पेस के अलावा। हाँ, मैं आखिरी पॉइंट रख देता हूं क्योंकि मुझे भूल गया था, मुझे आखिरी बात है तो मुझे रखने दीजिएगा। टाइम और स्पेस में आपने बात की। देव भाई, आप चूंकि साइंस के भी माशाल्लाह ज्ञानी हैं और टीचर भी हैं और आपकी नजर से ये जरूर चीज गुजरी होगी, तो मैं आपको बता दूं, टाइम इटसेल्फ स्पेस के अंदर रिलेटिव है। यही वजह है कि क्वांटम लेवल पर टाइम और तरीके से इफेक्ट करता है, कॉस्मिक मैक्रो लेवल पर और तरीके से करता है। यही टाइम रिलेटिविटी है। अच्छा, यही चीज आइंस्टाइन ने भी डिस्कस की, ठीक है, बोहर के साथ डिस्कशन हुई जब क्वांटम फिजिक्स के ऊपर उनकी डिबेट्स हुई। उस डिबेट के अंदर उसने कहा कि टाइम कैसे काम करता है, इज टाइम एन इल्यूजन और इज अ रियलिटी, क्या इज देयर रियली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सो टाइम इज रिलेटिव। आप मार्स पर चले जाएंगे, टाइम और तरीके से काम करेगा। आप नेपच्यून पर चले जाएंगे, टाइम और तरीके से काम होगा। इसी दुनिया के अंदर टाइम स्थिर नहीं है। टाइम एक इल्यूजनरी, आपको इल्यूजन देता है, रिलेटिव हो जाता है। इससे चीज आपको समझनी चाहिए। लाइट की स्पीड के लिए टाइम और तरीके से काम करता है, आपके लिए और तरीके से काम करता है, किसी और दुनिया में रहने वाले पर किसी और तरीके से काम करेगा। तो ये जान लें कि जब इस 3D दुनिया के अंदर, 3 डायमेंशनल दुनिया के अंदर टाइम और तरीके से इफेक्ट करता है और रिलेटिव होता है, ऐसे ही आपको समझना चाहिए कि टाइम की रियलिटी क्या है और इससे परे भी कुछ चीजें हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। इससे खत्म करते हैं, ठीक है देव भाई? थैंक यू। जी जी थैंक यू। मैं 1 मिनट में अगर कंक्लूड करूं, ठीक है? जी जी, देखिए, जरूर आपकी जरूर। मुझे किसी बात से एतराज नहीं है, ठीक है? ना मुझे ऐसा है कि मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, लेकिन जो कोर कोर चीज़ है, कोर क्वेश्चन है कि यहाँ पर बिना इस बात को बिलीव किए, जैसा कि आपने खुद बताया कि आपको पहले किसी गॉड के कॉन्सेप्ट को बिलीव करना है, तो बिना बिलीव किए नहीं नहीं बिलीव मेरा नहीं नहीं आगे बिलीव का नहीं। आर्गुमेंट। जी 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 जी, बिलीव नहीं कह रहा, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये याद रखना है, अभी तो हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। आपने ऐसे करें, मेरे ख्याल से अगर आप पॉइंट अपना रखेंगे ना, आपको कंक्लूजन का टाइम इसलिए मिला था, आपने अपना पॉइंट रखा, आपने कहा कि कुछ चीजें मुझे समझ आई हैं, कुछ नहीं आई हैं। ऑब्वियसली पब्लिक देखेगी, अगर उनको समझ आ गई तो उनको फायदा होगा, हो सकता है आगे जाकर हमें समझ आ जाए। आगे गुड, बढ़ो। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक तो चलिए इस पर बात नहीं करें। अच्छा, ये अगले पॉइंट के लिए कब कब मुझे मौका मिलेगा, अगले स्ट्रीम में या जब भी जो यू। कुरान पे मेरे कुछ सवालात थे। जी 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 जी, उसके लिए हम रख लेते हैं फ्राइडे ही रख लें या वेडनेसडे को, अगर मेरी स्ट्रीम हुई। मेरी 2 स्ट्रीम्स होती हैं, वेडनेसडे ठीक, या फ्राइडे को। ठीक है, चलिए मैं तो आऊँगा, मैं आऊँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एनी टाइम ऑलवेज वेलकम। थैंक यू देव भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू बड़े, थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। थैंक वेरी यू गुड थैंक यू नाइट। थैंक यू। हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट। नाइस कन्वर्सेशन। आई होप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। देव भाई ने बड़ी मजे मजे की बातें की, बहुत कुछ गपशप चली। जिस चीज को हमें समझना है वो ये है, एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहता हूँ और वो जेनरिक है, वो इस गुफ्तगू या इस डिस्कशन या डिबेट के हवाले से नहीं है, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो बाद में हाशिया हो, या जिसको आप बोलें कि मैं सेल्फ कमेंट्री करना शुरू कर दूं। वो चीज समझनी ये है कि जब आप ये कहते हैं ना कि मैं बिलीवर हूं या मैं मुसलमान हूं या मैं ईमान लाता हूं, ईमान जो होता है ना वो उन कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद बनता है, या ईमान जो होता है वो उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस होता है जो कॉन्सेप्ट इंसान को समझ आ सकते हैं। यानी प्रैक्टिकली किसी चीज का कोई खालिक होता है, तो इस यूनिवर्स का भी कोई खालिक होगा। अब यहां से एक सवाल बचता है कि फिर उसका खालिक कौन है। इसके ऊपर वीडियो मौजूद है आवाज़ हक ऑफिशियल के ऊपर, हु क्रिएटेड गॉड, खुदा का खालिक कौन, उसको हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। मगर ये याद रखना है कि आपको एक बेसिक क्रिएटर। अच्छा, एक पॉइंट था जो अनअटेंडेड है, चूंकि वो इन्होंने जिक्र किया, वो मैंने असल में स्किप इसलिए किया कि मैं फोकस कर रहा था क्रिएटर के कॉन्सेप्ट पर। क्रिएटर के कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बेसिकली इंटरमिंगल कर जाता है, जिस वजह से कंफ्यूजन पैदा होती है। जैसे ये कहा गया कि भाई कोई सनातनी कहते हैं वो हमारा गॉड है, ठीक है, ईसाई कहते हैं हमारा है, फलाना कहता है हमारा है। इस पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, बिग बैंग किसके खुदा ने किया।
पुरानी वीडियो है, गॉड की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आवाज़े हक ऑफिशियल में, तो आपको वो वीडियो नजर आएगी। बिग बैंग किसके खुदा ने किया? वो कहते हैं ठीक है जी, आप कहते हो बिग बैंग से शुरू हुआ सारा कुछ, या जो मामला भी हुआ, तो ये क्लेम किया जाता है कि भाई आप लोग ये कहते हो, तो हम तो कहते हैं कि भाई साइंस ने ये थ्योरी पॉपुलराइज की है, हम इस थ्योरी को मानकर चल रहे हैं, अदरवाइज मल्टीपल थ्योरीज पेश की जाती हैं। मगर बाहर सूरत आपको यह मानना पड़ता है कि कहीं ना कहीं से चीज इनिशिएट हुई है, बस जहां से हुई है ना, हम उसी को अपना खालिक, यानी उसको क्या कहते हैं, इल्लत ऊला, ठीक है ना, इल्लत ऊला सबसे पहली। तो बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल से काफी इस पर बात हो गई है। हमारे पापी भाई को ले लेते हैं। जी पापी भाई। पापी नहीं, वो पापा डैनी है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, जी जी जी, इंडियन भाई जी, सॉरी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुसलमान भाई हैं? नहीं, मुसलमान तो नहीं। अच्छा अच्छा जी भाई, सनातनी भाई होंगे फिर तो हमारे। हाँ सर। जी 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 सर। हेलो। जी जी मेरा भाई। आमिर जी, मेरा मानना अलग है। हालांकि धर्म कहते हैं ना, पर्सनल चीज है। ये हम्म मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड कर। मेरा मानना है कि इंसानों को सही होना है ना। भारत के अंदर जो मुसलमान है वो काफी हद तक बहुत अच्छे हैं। और हम्म। देखा जाए तो पाकिस्तान या कहीं और जो मुल्क है जहाँ पे ज्यादा ही रेडिकलाइज करा गया है लोगों को, वो गलत साबित होते हैं। तो इसी आप पे ना एक सवाल अपनी था ऐसा क्यों? फिलॉसफी, आप अपनी फिलॉसफी रख दें, आप क्या मानते हैं और आप कैसे धर्म को देखते हैं, ये जरा मुझे बता दें, ताकि फिर उस पर बेस है ना आपका सवाल। आपने कुछ कहा कि मैं तो अपना, मेरा पर्सनल है, क्या मानते हैं पर्सनली आप? पर्सनल मैं सनातन को ही मानता हूँ। बाकी हमारे यहाँ तो सर दरगाह पे भी जाते हैं, सब चीज होता है, वहां भी जाता हूँ। नहीं तो हम तो सब चीज को मानते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप, आपकी फिलॉसफी क्या है, ये जानना जरूरी है ना, तभी हम जज कर पाएंगे आपकी नजर जैसे से। जी। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आपके भागलपुर यूनिवर्सिटी में 500 वीडियो एमएमएस वायरल हुए, और वो चलो। मोमिन थे, करने वाले भी मोमिन थे, और जिनके हुए वो भी मोमिन थे। तो इसी पे यार पूछना सीरियस हो, चाहूंगा कि मेरी ऐसा बात क्यों? सुनो, मेरी बात सुनो, सीरियस हो या ऐसे बात, शरारत टाइम पास करना है, सीरियस बात करनी, मैं सर क्योंकि बड़े टाइम सीरियस, पास आज नहीं बड़े मैं मजे के मूड में हूं। आमिर जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल सीरियस हूँ। मैंने पूछा फिलोसफी क्या है, तुमने जंप मार के पता नहीं भावलपुर यूनिवर्सिटी में, मैं तो, मेरा उससे क्या लेना देना, और इस्लाम ने कब कहा है कि इस तरह एमएमएस बनाओ? यार सीरियस को बात करनी है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आगे बढ़ता हूँ, और लोग बैठे हुए हैं, मैंने नहीं तो तो लिया कि चलो कोई ऐसा काम है की ना, बात होगी। इस्लाम एक उम्मा का कॉन्सेप्ट मानता है। यार नहीं समझ रहे ना तुम, टाइम वेस्ट करते हो, मेरे पास और बड़े लोग हैं। भावलपुर यूनिवर्सिटी में अगर गलत हुआ है या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर गलत होता है तो मैं क्या करूं भाई उसका? मुझे बता ना, मैं क्या करूं? सीरियस बात, कोई अच्छी सी बात लेके आओ ना यार, हैं? नमस्कार। जी भाई। नमस्कार। आदाब नमस्कार। आदाब, वेलकम। वेलकम ब्रदर, वेलकम। जी ये भाई। धन्यवाद। आज ऐड किया आपने, लास्ट टाइम मैं बहुत देर तक रुका था, आपने ऐड नहीं किया था जब आप बुद्ध की बात कर रहे थे। ओहो, मैं क्षमा चाहता हूँ मैं भाई, बहुत रश पड़ा हुआ था उस दिन, क्या करता। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चलिए आज बुद्ध की बात नहीं हो रही है, आज आपने टॉपिक अपना इस्लामोफोबिया रखा है। नहीं नहीं, तो इस्लामोफोबिया टॉपिक उसी, नहीं है। नहीं, आपकी जो टाइटल था उसमें इस्लामोफोबिया लिखा हुआ था। नहीं नहीं चलिए नहीं, वो आपकी लिखा मैंने है, उसमें मैंने और लिखा भी हुआ आपने, है इनवाइटिंग, इनवाइटिंग इस्लामोफोब्स। वो मैंने स्पेशल इसलिए रखा कि हम इनवाइट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन है ये है। तो जरा बता दें, ए भाई ठीक है आप चल। हमारे सनातनी भाई हैं? हाँ जी, मैं रिलीजन वाइज तो सनातनी हूँ। ठीक है। ठीक है। वैसे तो वैसे तो मेरा रिलीजन को लेकर के अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जी जी। ठीक है, कि रिलीजन को कैसा होना चाहिए, बट जो कहते हैं ना कि हाँ, जो मेरे पूर्वज हैं और जो मेरे एंसेस्टर हैं और करंट में सब हिंदू हैं। हम्म। हाँ, तो जी मेरा रिलीजन को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार ये क्या रिलीजन नाम जो रखा है, हुआ है भाई? एक मिनट रुकिएगा। पवन फ्रॉम हीटेड पिछवाड़ा, सनातन इज कल्ट। यार ऐसे ना करें भाई, मैं नहीं लूंगा इस तरह, धर्म को गाली ना निकालें किसी को। जी जी मेरा भाई। देखिए, जो धर्म बने, जो मजहब बने, ठीक है, ठीक ठीक। वो समाज को व्यवस्थित करने के लिए बने।
क्योंकि अच्छा। बहुत सारी एशियंट सिविलाइजेशंस आई, उसमें कितनी तो आज के समय में गायब हो गई। ठीक है, सबके यहाँ अपने अपने एक लिविंग के स्टैंडर्ड्स रहे हैं कि उनको सोसाइटी में कैसे रहना है। और आज भी बहुत से मतलब मैक्सिमम लोग, क्योंकि उस समय पे मजहब या रिलीजन को सोसाइटी को व्यवस्थित, सोसाइटी को एक मैनेज करने के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, अगर आज के समय में देखा जाए, आज की फिलॉसफी तो यही कहती है कि भाई साहब इंसान बढ़िया हो, बाकी उसका रिलीजन, उसका मजहब मुझे समझ कुछ नहीं आ कोई रही, भी हो। मुझे समझ कुछ नहीं आ रही। कोई आप जो बात कर रहे हैं मैं कहाँ से डिसएग्री करूं? आप बात ही जो कर रहे हैं, आप इंसानियत के पक्ष की बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि करूं क्या, मैं बात आपसे क्या करूं? नहीं ठीक है, नहीं तो फिर अब हम लोग अब आते हैं क्रिएटर, और जो आप लोग बात कर रहे थे देव साहब से। वो यार, वो ठीक है, देव साहब से और उस टॉपिक उनके साथ डिसाइड हुआ था, बात हो रही थी। आपका कुछ सवाल है? अब मैंने क्वेश्चन आंसर से इस्लाम पर कोई एतराज है, कोई सवाल है तो रख दें। हाँ तो ये चलिए, हाँ ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब जैसे कि आजकल एक इस्लामो, चलिए फोबिया ही वर्ड यूज चल रहा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर, तो हम्म इस्लामोफोबिया ऐसा वर्ड क्यों चल रहा है? इतने सारे लोग आजकल इस्लाम से डरे हुए क्यों हैं? हम्म, अच्छा। फोबिया का मतलब पता है आपको? वेस्ट, हाँ हाँ, डर, एक तरीके नहीं से नहीं नफरत या घृणा या डर, इस्लाम के प्रति नफरत या घृणा या डर, नहीं 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 यही नहीं नहीं इस्लाम। नहीं, वो डर, हाँ तो डर आप ही जो होता है ना, बताइए। डर जो होता है ना, या भय या डर, उसको फियर कहते हैं। फियर, ठीक है ना? फोबिया और चीज है। तो इस्लामोफोबिया क्या का है मतलब फोबिया? होता है कि हाँ, इर्रेशनल एक्सट्रीम फियर किसी ऐसी चीज के बारे में जो रियल ना हो, यानी जो हाँ तो भाई इतनी वही ज्यादा एक्सेप्टेड ना एक्सट्रीम हो। फियर या डर, वही बात हो गई। इर्रेशनल, इर्रेशनल, इर्रेशनल का मतलब ये हाँ है तो ऐसा कि क्यों आप, है? ऐसा हाँ क्यों है? उसकी वजह, हाँ उसकी वजह ये है, मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉरपोरेशन है, ये ज्यादा जो शुरू हुआ है ना, जो ज्यादा मुझे समझ आई है, जो ज्यादा शुरू हुआ है वो हुआ है 9/11 के बाद। 9/11 हाँ, प्लान की गई, वेस्टर्न उसका कंट्रीज डॉक्यूमेंट, में। जी जी, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां से ये ज्यादा, क्योंकि मीडिया भी उस वक्त ज्यादा उठा था, तो पूरा हम्म प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। और टर्म्स बोली हम्म जाती थी कि एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट, बट एवरी टेररिस्ट इज अ हम्म मुस्लिम। ठीक है? तो हाँ, उन्होंने बोली जाती टेररिज्म थी को और अभी भी बोलते हैं जी जी, लोग। हाँ हाँ हाँ, तो टेररिज्म का एक फेस बनाया और उसको मेकअप करके यूनिफॉर्म दिया इस्लाम का। यानी अगर किसी को टेररिज्म दिखाना होता था ना, तो वो दाढ़ी लेकिन टोपी सर होनी चाहिए। मुझे लेकिन बोलने सर देगा कि बीच आज में ये भी। बोलेगा? मुझे बोलने दोगे कि बीच हाँ में बोलोगे? बोलिए, पहले भी आया था मैं देव भाई से कितने अच्छे से बात हुई, कितने अच्छे से चलिए आप बात हुई। ये बोलिए। पहले, आपसे पहले वाला आया, वो भी मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं फिर उस तरह अपने आऊं। ऐसे ना करो यार, मेरे भी ठीक है, तो आप सामान बोलिए। रखो ना। मैंने आप इतना बोला, आप इतना बोले, मैंने कुछ कहा? ये क्या बात है यार? ठीक है, ऐसे ना करो, आपकी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा, जहां भी उन्होंने लेबल करना होता था, वो लेबल ये करते थे कि जनाब अगर किसी टेररिस्ट को दिखाना है, उसको जनाब दाढ़ी में दिखाना है, टोपी में दिखाना है। ठीक है? आज भी इंडियन बॉलीवुड की मूवीज के अंदर देखें, जब किसी दहशतगर्द को दिखाना है, उसको सुरमा लगा देंगे, तवीज बना देंगे, टोपी बना देंगे, वो लाल कलर का रुमाल पहना देंगे, और जनाब दिखाएंगे बड़ा नमाज पढ़ रहा है, दरगाह पर जा रहा है, और उसके बाद बम फोड़ रहा है। ये दिखा रहे हैं। क्या सारे मुसलमान ऐसे हैं? नहीं भाई, नहीं है। तो 9/11 के बाद बेसिकली एक कॉरपोरेशन थी, RAND, उस कॉरपोरेशन ने मुस्लिम्स को स्टडी किया। मेरे पास CIA की रिपोर्ट पड़ी हुई है, जिसमें मुसलमानों को स्टडी करवाते हुए उनके सिंबल्स को बताया गया कि ये इनके सिंबल्स हैं, इनको टारगेट किया जाए। यही वजह है कि 9/11 के बाद बड़ी तादाद में वेस्ट के अंदर मुसलमानों ने क्लीन शेव करना शुरू कर दी, हिजाब उतार दिए। करण जौहर की मूवी थी माय नेम इज खान, वो बेसिकली उसी कॉन्टेक्स्ट में दिखाई गई है। आप देखें कि शाहरुख खान की जो भाभी है, उसका हस्बैंड जो है अपने हाथ से उसका हिजाब उतारता है। वो तो नॉर्मल लोग थे, उनका हिजाब उतार दिया गया। इसको कहते हैं इस्लामोफोबिया। यानी बड़े पैमाने पर ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया जिससे मुसलमान को देखते ही टेररिज्म का ख्याल आए, और जहां नाम नजर आए कि ये मुसलमान है, दाढ़ी है, टोपी है, बुर्का है, तो नजर आए कि ये जनाब टेररिस्ट है। और इसको फिर बाय किया इंडिया ने। इस वक्त टॉप हेट मॉन्गर्स जो हैं, वो स्टैट्स के मुताबिक पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर से इस्लामोफोबिया के ट्वीट्स और इंफॉर्मेशन जा रही है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक स्टैटिस्टिका का रिपोर्ट आई थी कि टॉप फेक न्यूज जहां से फैल रही हैं, उसमें टॉप 1 के ऊपर इंडिया है, जो प्रोपेगेंडा कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ।
और इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये स्टैटिस्टिका की रिसर्च आई है डाटाबेस से, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो सिर्फ इतनी बात है मेरा भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस्लामोफोबिया इस तरीके पर फैला है। अब देखें, इमरान खान जो है वो पीएम था पाकिस्तान का, उस बंदे ने जाके यूएन के अंदर तकरीर की और इस्लामोफोबिया का डे रेजोल्यूशन पास करवाई कि इस्लामोफोबिया को रियलिटी माना जाए कि फोबिया है। इस्लामोफोबिया एक पॉजिटिव चीज नहीं है, ये एक नेगेटिव चीज है सोसाइटी में हेट फैलाने के लिए, मगर ये एग्जिस्ट करता है। यूएन के अंदर इसकी रेजोल्यूशन पास हुई और इस्लामोफोबिया एज अ डे के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया कि पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाई जाए कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। अगर कोई टेररिज्म कर रहा है उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई रिलीजन नहीं है। ये अजीब बात है कि जब न्यूजीलैंड के अंदर एक कट्टर जो नाजी किस्म का सोच रखने वाला क्रिश्चियन है, वो मस्जिद के अंदर ऑटोमेटिक वेपन लेकर जाकर भून कर रख देता है और उसके साथ लाइव टेलीकास्ट करता है फेसबुक के ऊपर, उस वक्त सारे निकल कर कहने लगे ये जी कोई साइकोपैथ था, ये कोई जनाब मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि क्रिश्चियनिटी ये है। अभी जो जयपुर के अंदर जो अपना था, क्या उसका नाम है, जयपुर ट्रेन के अंदर जिस बंदे ने उड़ाया, क्या नाम था उसका, सिंह, वो जो हिंदू था जिसने कहा योगी को वोट डालो, मोदी को वोट डालो, उसने मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर शूट किया, ठीक है। और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के मुताबिक तो जिस बग्गी के अंदर से वो गुजरा, जिस बॉक्स के अंदर से ट्रेन के, उस सेक्शन में एक लड़की थी जिसने हिजाब पहना हुआ था, चेतन, हाँ चेतन सिंह, थैंक यू, चेतन सिंह। उस बंदे ने, वो ट्रेन का सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वाले ने भून के रख दिया। उसने एक लड़की को हिजाब जिसने किया हुआ था, गन पॉइंट के ऊपर कहता है JSR का नारा लगाओ, ये जय श्री वाला, ये नारा लगाओ, उसको कहा और उसको कहता ऊंची बोल। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान न्यूज सामने आई है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी, मैंने दिखाई थी प्रोग्राम के अंदर। मकसद कहने का ये है। अच्छा, फिर वीडियोस आती हैं, केस से बाहर, अदालत से बाहर लोग निकल रहे हैं, मीडिया का कार्ड पहनकर लोग आते हैं, JSR का नारा लगाकर गोलियों से भून कर रख देते हैं, पूरी लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया के अंदर जाती है। सारे लोग देखते हैं, JSR का नारा मारकर गोलियां मारी, पिस्टल से गोलियां मारी और जमीन पर लेट गए हाथ ऊपर करके। तो मकसद कहने का ये है, क्या हम उनको सनातनी कहेंगे? ऑब्वियसली सनातनी कहेंगे नहीं, हम तो ये बात नहीं करते। इसी तरह हम कहते हैं, जो लोग अगर इस तरह गलत इस्तेमाल कर रहे हैं धर्म का, गलत नाम से मासूमों की जान ले रहे हैं, हम उनको बिल्कुल कहते हैं यान इस्लामिक है। इस्लाम किसी को इजाजत नहीं देता मासूम को लो। अब फिर भी जानबूझकर अगर हम पर थोपा जाएगा, इस चीज को बोला जाता है इस्लामोफोबिया। इतनी सी बात है मेरा भाई। अब अपनी बात रख लो ए भाई, ताकि हम आगे बढ़े। जी 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 जी, मैंने आपकी बात बहुत बढ़िया से सुनी और ये जी। सही बात है। ठीक है, लुच्चे लफंगे 10-15 हर जगह ऐसे होते हैं, हर कंट्री में। अमेरिका के लोग तो खुद को ही बंदूक उठा के शूट कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, जैसे पूरी दुनिया में, ठीक है, जितनी भी ये मैक्सिमम आतंकवादी संगठन ग्रुप जो निकलते हैं, ठीक है, वो सारे इस्लाम बेस्ड ही क्यों होते हैं? फिर उन लोगों को भी तो समझना चाहिए। अब आप मोस्ट टॉप की जो आतंकवादी संगठन उठा के देख लेंगे, सब इस्लामिक बेस्ड ही हैं। सर्वेस कौन करवाता है ये? सर्वे ऑल ओवर वर्ल्ड, यूएन के जो टॉप बैंड हैं, यूनाइटेड नेशन में जो टॉप के बैंड जो प्रतिबंधित हैं, वो मैक्सिमम आप देखोगे। आप सुने जरा, आप यूएन के सर्वेस पे यकीन रखते हैं कि उन्होंने यूएन का सर्वे हो गया और हर कंट्रीज का इंडिविजुअल ही हो गया? नहीं, हम यूएन को लेकर चलते हैं। यूएन के सर्वे पर आप यकीन करते हैं कि वो सर्विस ठीक है? नहीं, मेरे बात साथ चले, ऐसे जंप नहीं करना। यूएन सर्विस पर आप ऑन करते हैं? बिल्कुल, यूएन का सर्वे अगर देखा जाए तो एक तरीके से ऑथेंटिक ही होता है। और इसके साथ में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। अब सुन ले सर, एक मिनट बस बात ऐड कर लूं। जी, बस एक बात ऐड कर लूं। और तो और छोड़िए, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने भी ऐसे इस्लामिक आतंकवादी संगठन ग्रुप को बैन कर रखा है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया। थैंक यू, वापस आ जाते हैं यूएन हो गया। थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू, पॉइंट आ गया। यूएन पे आ जाते हैं, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल पे आ जाते हैं, न्यूट्रल अंपायर्स को ले लेते हैं। यूएन की ह्यूमन राइट्स की वॉच टीम कहती है कि इस्लामोफोबिया टॉप नॉच, टॉप क्लाइमेक्स के ऊपर है इंडिया के अंदर, वही यूएन कहती है। उसी यूएन के सर्वेज ने बताया है कि आरएसएस, वीएचपी और ये जितने संगठन हैं, ये किस तरीके से आतंकवाद माइनॉरिटीज के खिलाफ करते रहे, वही यूएन कहती है, ह्यूमन राइट्स वॉच। मैंने अपने प्रोग्राम्स के अंदर दिखाया। मेरा आवाज़े हक लाइव के ऊपर प्रोग्राम है, कौन बनेगा मसीहियों का मसीहा। उसके अंदर मैंने इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस के रिपोर्ट्स दिखाई हैं
केसेस दिखाए हैं जो एनजीओ आकर सर्वे करके गई हैं इंडिया के अंदर कि किस तरीके से मसीही बरादरी के साथ, मुस्लिम बरादरी के साथ, बौद्ध बरादरी के साथ मार धाड़ और काट पाट की जा रही है। वही यूएन के सर्वेज हैं, मगर आप उसको नहीं मानेंगे उन यूएन सर्वेज को, क्योंकि वो आपके पक्ष में या आपके एजेंडे को सूट नहीं करते। अब वापस आ जाते हैं, ये याद रखना है रैंकिंग कौन करता है इन चीजों की। सबसे पहले आपने ये चीज याद रखनी है कि मैं हर किस्म की मिलिटेंट और टेररिज्म एक्टिविटी करने वालों को किसी धर्म में के अंदर भी हो, किसी धर्म में भी, चाहे वो इस्लाम में हो, यानी इस्लाम में नहीं सॉरी मुसलमानों में हो, या चाहे सनातनियों के अंदर हो, चाहे क्रिश्चियंस के अंदर हो, या किसी जगह पर भी हो, किसी कम्युनिटी के अंदर, हम उनको कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी, हाँ, अलकायदा को बनाने वाला कौन था? कौन था? कोंडोलीजा राइस एक्सप्लेन करती है अपनी किताब के अंदर कि कैसे उन्होंने फंड किया। हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन की जनाब चहेती हिलरी क्लिंटन तकरीर करते हुए कहती है कि अल कायदा को फंड करने वाले हम लोग थे। क्यों? क्योंकि रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर लड़नी थी। अमेरिका, आपके अबू बकर बगदादी को, यही जिसको आप कह रहे हैं आईएसआईएस के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। इनको खड़े करने वाला कौन था? अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है कि इनर सेल्स को एक्टिव करने वाले कौन थे और इनको ट्राइब्स की शक्ल में बांटने वाले कौन थे? आपका CIA। इराक 2003 के अंदर जरकावी को खड़ा करने वाले कौन लोग थे, जिसको आज नाम लिया जा रहा है? ठीक है, हम बड़े बड़े उनको मुजाहिदीन माने, बड़े बड़े लोग माने, मगर बाद में जाकर पता चलता है कि ब्लैक वाटर कैसे काम कर रही थी। ब्लैक वाटर, उस पर केस चला रिसेंटली, क्या नाम है उसका? एरिक प्रिंस, क्या नाम है? मुझे नाम बताना जरा, ब्लैक वाटर का जो हेड है, एरिक प्रिंस। इसके ऊपर पूरी किताब मौजूद है, बैन कर दिया, बेस्ट सेलर गई, उस किताब को बैन कर दिया। तो वो ब्लैक वाटर के एजेंट्स CIA, मोसाद के और MI6 के एजेंट्स फंड करके जब इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रशिया के खिलाफ यूज करते थे, तब तो इनकी चहेती थी। मगर जब रशिया टूट गया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान और दूसरी स्टेट्स छोटी छोटी टूट गई, तो उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया ये हमारे लिए थ्रेट है। स्पेशल ऑप्स नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है, उसकी पहली एपिसोड देखें। एंड 9/11 से पहले ही ब्रीफकेस भरकर डॉलर्स के ये लोग क्या करने गए थे? तालिबान की हुकूमत को पलटने के लिए 1990s में। अभी तो 1/11 और 9/11 हुआ भी नहीं था। तो कहने का मकसद ये है, आपको ये जानना है इस चीज को कि जो लोग टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर इनको रैंक कर रहे हैं, वही इनके क्रिएटर हैं, अपनी किताबों के अंदर मान चुके हुए हैं। ठीक है मेरा भाई, ये चीज समझना है। टीटीपी के साथ मीटिंग्स कौन कर रहा था? टीटीपी, मलाला यूसुफजई। सुने जरा, एक मिनट सुने। ये जो मलाला यूसुफजई, जिसको रातों रात उठाकर बाहर ले गए थे और उसको नेशनल कर दिया, कनाडा के अंदर भी उसको ऑनररी जनाब स्कॉलरशिप दी और PhD दी। मलाला यूसुफजई की डॉक्यूमेंट्री लीक हुई, बाद में जाकर पता चला कि इनके स्कूल के अंदर CIA का एजेंट पठानों का रूप धार कर रह रहा था वहां पर। वो क्या कर रहा था? TTP के साथ डीलिंग कर रहे थे। जब उनको पता चला दूसरे ट्राइब वालों को कि ये तो दूसरों के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने शूट कर दिया वहां पर। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो मकसद कहने का यह है, जब भी आपने जाकिर नाइक की एक बड़ी जबरदस्त स्पीच है, इज टेररिज्म मुस्लिम्स मोनोपोली, उसमें उन्हें हिस्टोरिकली हर चीजों को रेफर करके बताया कि इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें मानी जाती हैं। सुसाइडल बॉम्ब्स, आप उसकी हिस्ट्री पढ़कर देख लें। ठीक है, ये मायोस थे जो श्रीलंका के अंदर उठे और तोड़ा, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को जलाकर खाक बना दिया, इंडिया को डील करने के लिए वहां जाना पड़ा। राहुल गांधी की जान को खतरा था, जिसको बाद में जनाब पूरी प्लानिंग के तहत कहां से लिया गया था? उन्हीं हिंदू, कट्टर हिंदू मिलियंस की तरफ से, जो माओइस्ट मानते थे खुद को। तो बहरहाल बहुत सी चीजें ली जा सकती हैं, जिसको समझना है आपने कि जब आपने टेररिज्म को किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है ना, तो आपको, सॉरी राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ राहुल गांधी तो बेचारा यात्रा पर निकला हुआ है, वापस आ गया कि नहीं? हाँ, निकला हुआ है। अच्छा खैर, तो राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। तो बस सिर्फ मैं इतनी मेरा भाई बात रखना चाहता हूँ और आगे बढ़ेंगे हम, ताकि दूसरे कॉलर्स को ले लूं कि हमारा मानना ये है, आतंकवाद हो, हिंसा हो, इसका किसी धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए हर कम्युनिटी के अंदर। अगर आप इसको इस्लाम के साथ जोड़ेंगे या मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खास करेंगे, तो फिर आपको ऐसे कई केसेस के अंदर सनातन धर्म वालों को भी टेररिस्ट मानना पड़ेगा। अभी रिसेंटली RSS के कैंप्स में ट्रेनिंग करने वाला एक बंदे ने एफिडेविट जमा कराया कोर्ट के अंदर, रीजनल कोर्ट के अंदर,
उसने कहा है कि हमारे कैंप के अंदर ब्लास्ट हो गया जिसमें कई बंदे मर गए, जिसमें बम बनाने की प्रैक्टिस करवा रहे थे आरएसएस में, इंडिया के अंदर बैठकर।